ठीक है जी। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स लेक्चर नंबर 4, और इसमें हम पढ़ेंगे स्क्यूड डेटा और आउटलायर्स। हम असल में चैप्टर नंबर 1 खत्म करने की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्क्यूड डेटा मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे ये आपके पास डॉट प्लॉट है, मैंने कहा था कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा रिजल्ट देते हैं, तो उसमें मैंने अपना नोट्स पे कुछ गलती की हुई थी, वो मैंने अब ठीक कर दी है। वो ये है कि उसमें ऐसा भी एक ग्राफ होता है, एक ऐसा भी डॉट प्लॉट हो सकता है जिसका एनवेलप कुछ इस तरह का बने, और एक ऐसा भी डॉट प्लॉट हो सकता है जिसका एनवेलप कुछ ऐसे बने। ये 3 किस्म के ग्राफ पॉसिबल हैं। तो ये वाला जो ग्राफ है, इसमें लेफ्ट के ऊपर एक पीक है, लेकिन ये राइट की तरफ स्क्यू हुआ है, तो ये स्क्यू टू द राइट है। ये मुझसे उल्टा लिखा गया था अपने नोट्स में, मैंने बाद में अपने नोट्स में ठीक कर लिया, आप लोग भी ठीक कर लें। और ये स्क्यू टू द लेफ्ट है, और ये दोनों अच्छे ग्राफ्स नहीं होते। और एज फार एज CGPAs आर कंसर्न, आप लोगों के CGPAs की जहाँ तक बात है, ये अच्छे ग्राफ्स नहीं होते। क्यों अच्छे नहीं होते? क्यों अच्छे नहीं होते? क्योंकि ये क्लास के नेचुरल रिस्पांस के खिलाफ है। नेचुरली क्लास का रिस्पांस ये होता है कि क्लास में कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत थोड़े से बच्चे बहुत आला होते हैं, बहुत थोड़े से बच्चे बिल्कुल ही बेवकूफ़ होते हैं, और मेजॉरिटी दरमियान में होते हैं, दरमियान में होते हैं। तो ये क्लास की सही क्लास के अंदर जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स है, उसको सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये अच्छा होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसका एक नाम होता है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब कि दोनों साइड पे एक जैसा है, ऑलमोस्ट एक जैसा है, और दरमियान में एक पीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ आउटलायर्स हो सकते हैं, डेटा में कुछ आउटलायर्स हो सकते हैं। आउटलायर्स की टर्म हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, आउटलायर्स की टर्म हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आउट का मतलब बाहर, लायर का मतलब है बाहर पड़े हुए, बाहर पड़े हुए पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने उसकी एक एग्जांपल दी है कि यहाँ पर बुक के अंदर जो कि बाकी डेटा से काफ़ी बाहर हैं, वो आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स क्यों आ जाते हैं और कैसे आ जाते हैं, और उनको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लर्क है, उसको मैंने ये बच्चों के कुछ ग्रेड्स कॉपी टाइप करने के लिए दिए थे। ठीक है, ये टाइप करने के लिए दिए, मैंने कहा ये टाइप करके मुझे ला दें, फिर मैंने आगे प्रेजेंट करने हैं। तो क्लर्क ने जब टाइप किया तो उसने क्या किया, उसने कहा कि उसने टाइप करने में ये गलती कर दी कि आखिरी वाला 2.1 CGPA था, उसने पॉइंट गलत लगा दिया, इसे 0.21 बना दिया। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई इससे। 0 1 2 मैंने क्या किया, मैंने कहा इससे पहले कि मैं जाकर कहीं प्रेजेंट करूं, मैं जल्दी से इसका डॉट प्लॉट बना के देख लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, डॉट प्लॉट बना दिया, मैंने उसका डॉट प्लॉट बना दिया। आप जरा जल्दी से इसका डॉट प्लॉट बनाएं, इस डेटा का डॉट प्लॉट जल्दी से बना दें। कैसे बनेगा? एक पॉइंट 2.8 पर है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो एक पॉइंट है 2.8, वो यहाँ होगा, एक 3 है यहाँ होगा, फिर एक और 3 है इसके ऊपर होगा, फिर एक और 3.3 है वो यहाँ होगा, 2.4 यहाँ, 3.4 यहाँ, और फिर 3 है वो यहाँ, और फिर 0.21। बजाय 2.1 के क्लर्क ने क्या किया, 0.21 टाइप कर दिया गलती से, तो वो कहाँ नजर आएगा? ये 0 है, ये 0.5 है, ये 0.4 0.3 0.2 यहाँ पर नजर आएगा। जब मैं ये डॉट प्लॉट देखूंगा ना,
तो चाहे कितने स्टूडेंट्स हों, मुझे साफ नजर आ जाएगा कि गलती हो गई है 0.21, ये ग्रेड नहीं हो सकता, ये CGPA नहीं हो सकता, एक गलती हो गई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको फ़ौरन पकड़ लूँगा। तो एक पिक्चर जो होती है वो कई दफ़ा वर्थ 1000 वर्ड्स होती है, मतलब 1000 वर्ड्स के अगेंस्ट एक पिक्चर बहुत अच्छा काम करती है। तो ये एक और एडवांटेज है डॉट प्लॉट का। अब मैंने आपको बताया था कि डॉट प्लॉट मेरा फेवरेट प्लॉट है, बताया हुआ है ना मैंने, मेरा फेवरेट प्लॉट है। तो ये एक और एडवांटेज है डॉट प्लॉट का कि आप आउटलायर्स पकड़ सकते हैं, यानी वो पॉइंट्स जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स से यानी बाकी डेटा से काफ़ी दूर हैं। और वो क्यों दूर हो जाते हैं, वो किसी मिस्टेक की वजह से, मेजरमेंट की मिस्टेक की वजह से, मेजरमेंट्स में कोई मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से वो दूर हो जाते हैं। इसका टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ठीक। तो ये आउटलायर्स, उनको बोलते हैं आउटलायर। आउटलायर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आउटलायर्स को हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे कि आउटलायर्स को किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं, आउटलायर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, आउटलायर्स कैसे हमारे डेटा में आ जाते हैं और हम उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे डॉट प्लॉट से फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था यूनी मॉडल वर्सेस बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनी मॉडल, ये MODEL नहीं है, MODAL है। यूनी मॉडल वर्सेस बाय मॉडल, ये DAL है। यूनी मॉडल वर्सेस बाय मॉडल का मतलब है अगर आप हिस्टोग्राम बनाते हैं तो कई दफ़ा आपको हिस्टोग्राम ऐसी नज़र आती है कि आपको ऐसे नज़र आता है, आपको हिस्टोग्राम नज़र आ रही है लेकिन ठीक है, हिस्टोग्राम नज़र आ रही है लेकिन हिस्टोग्राम में एक पीक है और ऐसे करके कुछ डेटा ऐसे। मॉड का मतलब ये मॉड है, हम मॉड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मॉडल क्लास या मॉडल बिन है। मॉडल मतलब जिसकी हाइट जाता है, मॉड का मतलब पीक होती है, मॉड का मतलब होता है पीक, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा डेटा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा अकर हुआ है किसी एक डेटा में, एक डेटा सेट में, वो उसका मॉड है, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसा डेटा सेट हो, अभी हम मॉड पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, 3 2 2 2 1 2 2 1 0 3 4 2, इसका मॉड क्या है, 2 है, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। ये मॉड हम क्लास 9 में भी पढ़ते थे, स्कूल में भी क्लास 9 में एक चैप्टर है, हाँ मेन मॉड मीडियम का एक चैप्टर है, मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने ट्यूशन पढ़ाई हुई है इसकी, इसलिए मुझे याद है। तो इसका मॉड 2 है, यानी इस डेटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है वो मॉड होता है। हम इसको चैप्टर नंबर 2 में मॉड बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मॉडल क्लास या बिन ये वाला है। इसके अलावा ये मॉडल क्लास या मॉडल बिन है। यूनी मॉडल का मतलब ये है कि इस डेटा में जिसकी आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है, इसमें आपको एक ही ऐसी हाइट मिलती है, जो कि एक ही ऐसा बिन मिलता है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा, बाकी सबकी कम है। तो ये यूनी मॉडल हो गया। यूनी मतलब एक, मॉडल मतलब पीक, एक पीक है इसकी हिस्टोग्राम में, एक ही पीक नजर आ रही है। प्योर पीक नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, लेकिन ये वाला जो हिस्टोग्राम मैं बनाने लगा हूं इसमें आपको एक से ज्यादा पीक्स नजर आएंगी। इस हिस्टोग्राम में कितनी पीक्स नजर आ रही हैं, 2 पीक्स नजर आ रही हैं। टू पीक, इसलिए ये क्या हुआ, बाय मॉडल, बाय मतलब 2, और ये क्या हुआ, यूनी मॉडल। यूनी मतलब सिंगल, वन, यूनी मॉडल। ये पीछे से पर्दे खोल दीजिएगा। यूनी मतलब वन, बाय मतलब 2, दूसरा भी खोल दें। तो यूनी मॉडल, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल हो सकती हैं, कुछ बाय मॉडल हो सकती हैं। यूनी मॉडल मतलब जिनकी एक पीक है, बाय मॉडल का मतलब है जिनकी 2 पीक्स हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है। आजे बेटे आजे, चेरी नहीं है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो है न्यूमेरिकल मेजर्स के बारे में। मैंने अपने लेक्चर में ही बताया हुआ है। आप वो लेक्चर सुनते हैं जो दूसरे सेक्शन में मैं पढ़ाता हूँ,
ये अपने वाला भी नहीं सुनते? आपका उनसे एडवांस होता है, आप उनसे आगे चल रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब वीडियो तो अवेलेबल होती है ना चैनल पर, वीडियो नहीं आप देखते उनकी? ओए होए होए, वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे हमें टीम्स पे भी जाना पड़ता है, मैंने उनको मना किया था, मैंने कहा था टीम्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी वीडियोस जो आपके इस कोर्स से रिलेटेड हैं वो कहाँ मिलेंगी आपको? वो आपको मेरे चैनल पे, जिसका मैं लिंक अपडेट करता रहता हूँ, जिसमें वैसे कोई नई वीडियो ऐड करता हूँ तो उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक दोबारा भेज देता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, जो आपको अच्छी लगती है। हमने तो मल्टीपल वर्जन रखे हुए हैं ना हर क्लास के, है ना? एक टॉपिक के मल्टीपल वर्जन हैं। इसका एक वर्जन ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसका एक वर्जन न्यूमेरिकल मेजर्स का वो छोटा लेक्चर है 10 मिनट 12 मिनट वाला, है ना? वो अच्छा होता है, मतलब कई बच्चे वो दूसरी क्लास में कह रहे थे वो ज़्यादा अच्छा होता है, उनको वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है छोटा सा। ये जो क्लास वाली डिस्कशन होती है, ये क्योंकि क्लास में डिस्कशन होती है, क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कई दफ़ा मैं किसी से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तो ये ज़रा डिटेल्ड हो जाता है, तो ये भी कुछ बच्चों को ये अच्छा लगता है, लेकिन हमने फ्लेवर्स रखे हुए हैं। हाँ, वो पिछली दफ़ा तो 1 घंटा 25 मिनट का हो गया था। अच्छा, बच्चों का ये है कि अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल को देखूँ ना, तो अगर कोई वीडियो है फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स की और आप लोग हैं टोटल 70 स्टूडेंट्स, तो है ना 70 स्टूडेंट्स है ना, तो मुझे क्या वॉच टाइम नज़र आना चाहिए अगर सबने देख ली तो? 700 मिनट्स नज़र आने चाहिए, क्योंकि अगर 70 की 70 स्टूडेंट्स देख लेंगे तो मुझे 700 मिनट्स नज़र आने चाहिए। अगर 10 मिनट्स की वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए और उसको सारे बच्चों ने 70 के 70 बच्चों ने देख लिया, तो मुझे उसके 700 मिनट्स का वॉच टाइम यूट्यूब पर नज़र आना चाहिए। मुझे एक्चुअली कितना नज़र आता है मैंने बताया था, कितना नज़र आता है? 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, किसी किसी को तो कमाल है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स की वीडियो नहीं है वीडियो 10 मिनट्स की है, वॉच टाइम आ रहा है 5 मिनट्स, यानी किसी ने पूरी, किसी एक ने भी पूरी नहीं देखी। सर एक्चुअली ना डाउनलोड कर लेते हैं यूट्यूब में, सेव कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, बाद में देख लेते हैं, कुछ बच्चों ने पहले भी इस तरह कहा था। चल अच्छा ठीक है, वो तो आप देख ही लेंगे, आपने क्लास पढ़ना है। तो जब ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ ना, तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए और उन्होंने कहा कि सर कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोस नहीं मिलती, उनके चैनल से वीडियोस नहीं मिलती, हम बड़े परेशान हैं। उन्होंने मुझे कई दिन व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस किए, ईमेल्स की, हमने सब लोगों को, सारे टीचर से कहा कि आप अपनी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करें और हमारी पॉलिसी भी यही है कि आप एक दिन पहले लेक्चर अपलोड करेंगे। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि जिन टीचर्स के लेक्चर्स नहीं हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उनके लेक्चर्स आप यूट्यूब पर रखवाएं, जिनके हैं उनके वो सुनते ही नहीं है। तो फिर मुझे पता चला कि इंसान इंसान नाशुक्रा है, इंसान अपनी नेचर में नाशुक्र है। इंसान में नाशुक्री जो है ना, वो इंसान की नेचर में है। इंसान के पास जो कुछ होता है ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। हमेशा इंसान के नज़दीक उसी की इंपॉर्टेंस होती है जो उसके पास नहीं होता। अच्छा खैर, तो लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये कहने के साथ मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर सुनने चाहिए आप जिस तरह सुन रहे हैं आप सुने, मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अभी सुन लें, कल सुन लें, परसों सुन लें। रिकॉर्डेड लेक्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एज़ पर योर ईज सुन सकते हैं, जब आपको आसानी हो तब आप सुन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास, मुझे इसलिए लास्ट क्लास का ख्याल है कि मैंने वहाँ पर बताया था कि न्यूमेरिकल मेजर्स, इससे पहले चैप्टर 1 में हम जो मेजर्स पढ़ते आए हैं, ये जो प्लॉट्स हमने पढ़े हैं वो ग्राफिकल हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। चैप्टर नंबर 1 में जो कुछ हमने पढ़ा वो सारे ग्राफ्स थे, और ये न्यूमेरिकल है, यानी ये वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, वैल्यूज या नंबर्स हैं, जबकि डेटा वही होगा। यानी उसी डेटा को चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्क्राइब किया ग्राफ से, और इस चैप्टर में हम उसी डेटा को डिस्क्राइब करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। क्या थोड़ा दूर होके बैठे? हाँ, मास्क भी आपने लगाया है, उसकी टांग थक जाएगी बेचारे की, उसकी टांग थक जाएगी, कहाँ बैठे हो?
कमाल कर दिया आपने, तो बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक हो गया, मैंने कहा माइक चेक कर लें, ऐसा ना माइक गड़बड़ी करके हो। ठीक हो गया, ठीक है माइक। अच्छा जी, तो न्यूमेरिकल मेजर में वैल्यूज़ या नंबर्स पढ़ेंगे। वैल्यूज़ या नंबर्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है कि आप एक डेटा को डिस्क्राइब करना चाहते हैं किसी बंदे को, ये बुक के स्टार्ट में भी लिखा हुआ है, किसी को फ़ोन पर बताना चाहते हैं कि मेरे पास एक डेटा है, वो ऐसा है, तो हिस्टोग्राम के बिन्स बता बता के उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल होगा, है ना। आप ये कहेंगे कि मेरे पास एक डेटा है, ये नंबर्स हैं 2 3 4 5, आप कहेंगे इनका एवरेज जो है ना वो है मे बी 3, इसका एवरेज 3 है। इस तरह का मेजर फ़ोन पे बताना आसान होगा। किसी को फ़ोन पे डेटा के बारे में बताना है तो फ़ोन पे हिस्टोग्राम बताना कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब लगेगा, है ना। हिस्टोग्राम बताना थोड़ा अजीब, डॉट प्लॉट बताना थोड़ा सा अजीब लगेगा। फ़ोन के ऊपर आप किसी को डेटा डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसका एवरेज बताना ज़रा आसान लगेगा जी। एवरेज समझते हैं ना, CGPAs हो, मैं कहूँ जी एवरेज CGPA क्लास का क्या है, सबके CGPAs को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 35 हैं आप लोग, 37 कर देंगे, एवरेज बन गया। ठीक, तो एवरेज CGPA बताना आसान है, एवरेज CGPA बताना आसान है फ़ोन के ऊपर। अगर आपने 2 क्लास के CGPAs को कंपेयर करना हो तो कंपैरिजन के लिए भी न्यूमेरिकल मेजर तरह आसान है। इस क्लास का एवरेज ये है, दूसरे सेक्शन का एवरेज ये है, सेक्शन ए का एवरेज ये है, सेक्शन बी का एवरेज ये है, सेक्शन नंबर ए में स्प्रेड ऑफ डेटा इतना है, अभी हम पढ़ेंगे स्प्रेड को नेक्स्ट लेक्चर में, और सेक्शन नंबर 2 में स्प्रेड ऑफ डेटा इतना है। तो कुछ मेजर्स ऐसे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर न्यूमेरिकल मेजर्स ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं, और न्यूमेरिकल मेजर्स भी मेजर्स ही हैं डेटा के ऊपर। तो हम इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल मेजर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल मेजर्स असल में 2 किस्म के हैं। न्यूमेरिकल मेजर्स हम या तो अप्लाई करेंगे पॉपुलेशन के ऊपर, ही मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है। ECD कौन सा लेक्चर है, ECD कह रहा हूँ, P&S 12 लेक्चर में, 12 लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि न्यूमेरिकल मेजर्स, ये मैं यहाँ पर जो कुछ पढ़ाता हूँ वो वही लेक्चर्स ही होते हैं जो जिनको मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। न्यूमेरिकल मेजर्स 2 किस्म के हो सकते हैं, नहीं दो जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 बंदे ऑनलाइन इस वक्त हमें देख रहे हैं सिर्फ, एक हो सकते हैं सैंपल के ऊपर, या हो सकते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। जो न्यूमेरिकल मेजर्स हम सैंपल के ऊपर लगाते हैं, CR सैंपल के ऊपर लगाते हैं, वो भी CR यहाँ पावर का इंतजाम है, हाँ है, एक्सटेंशन तो पकड़ लो जरा। जो हम सैंपल के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो न्यूमेरिकल मेजर्स हम सैंपल के ऊपर अप्लाई करते हैं वो डिफरेंट होते हैं उन न्यूमेरिकल मेजर से जो हम पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। मतलब वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। क्या होते हैं सैंपल के न्यूमेरिकल मेजर्स? सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होती है पता है आपको? मैंने बताया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल मेजरमेंट्स, जैसे पाकिस्तान के अंदर सारे अंडरग्रेड स्टूडेंट्स की एज, ये पॉपुलेशन होगी। अगर हम कुछ यूनिवर्सिटी से डेटा इकट्ठा कर लें तो वो क्या होगा, वो सैंपल होगा। तो सैंपल असल में एक लार्ज अमाउंट ऑफ मेजरमेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स होती हैं, और सैंपल उससे एक्सट्रैक्टेड हो सकते हैं। सैंपल मल्टीपल सैंपल हो सकते हैं जो कि साइज में स्मॉल होते हैं, सैंपल 1 आ जाए, सैंपल 2, ऐसे करके सैंपल हो सकते हैं। ये सैंपल के ऊपर जो हम स्टैटिस्टिक अप्लाई करते हैं उसका नाम होता है, के ऊपर जो हम कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं उसका नाम होता है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक का मतलब होता है द थिंग दैट इज चेंजिंग, वो स्टैटिस्टिक होता है। ठीक है जी, द थिंग दैट इज चेंजिंग वो स्टैटिस्टिक होता है। और जो पॉपुलेशन के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम कहते हैं पैरामीटर। ये मैंने अपने लेक्चर में ये बताया हुआ है, पैरामीटर। तो स्टैटिस्टिक वर्सेस पैरामीटर, इसके लिए जो न्यूमेरिकल मेजर्स हैं वो है स्टैटिस्टिक्स, तो इसके लिए उनको बोलते हैं पैरामीटर्स।
इसके लिए जो है उनको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते क्यों हैं, क्यों कहते हैं स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्यों कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स इसलिए कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है वर्ड चेंजिंग। स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब है चेंजिंग, तब्दील होने वाले, चेंजिंग। ये चेंज होते हैं फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, दे चेंज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। एक सैंपल से दूसरे सैंपल पे ये न्यूमेरिकल मेजर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एवरेज कंप्यूट करना चाहते हैं, इसके अंदर नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 1 2 1 3 9, और जनाब कोई मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं इसके अंदर, लेकिन हैं सारे 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, पॉपुलेशन में 1 मिलियन नंबर्स हैं सब 0 से लेकर 9 तक। हम एक रैंडमली एक सैंपल पिक कर लेते हैं, हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं 1 2 4। एवरेज क्या बन गया? 7/2, 3.5। एक और सैंपल ले लेते हैं, इट कम्स आउट टू बी 4 5 6। मीन क्या बन गया? एवरेज क्या बन गया? 5। इधर 3.5, इधर 5, चेंज हो गया ना। तो हर सैंपल के साथ मेजर्स चेंज होते रहते हैं, इसीलिए उनका नाम है स्टैटिस्टिक्स। जो सैंपल के लिए जो मेजर्स हम सैंपल के लिए कंप्यूट करते हैं उनका नाम है स्टैटिस्टिक्स। मतलब वो चीज़ जो कि चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है, थोड़ी थोड़ी तब्दील होती रहती है हर सैंपल के साथ। हर सैंपल जो आप लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इस पॉपुलेशन से, उसके साथ वो चेंज हो जाता है, इसलिए उसका नाम स्टैटिस्टिक है। पैरामीटर्स चेंज नहीं होते, दे नेवर चेंज। पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन जा ही नहीं सकते, एक ही पॉपुलेशन होती है, दे नेवर चेंज। लेकिन और एक बात तो आपको और भी पता है, चेंज तो नहीं होते, तो फिर यही कंप्यूट कर लिया करें, चेंज नहीं होते, सैंपल की मुसीबत में क्यों पड़ते हैं? सैंपल की मुसीबत में अपने आप को क्यों डालते हैं? तो वही कंप्यूट कर लें जो चेंज नहीं होते। हाँ जी, हाँ, कैलकुलेशंस परफॉर्म करना आसान नहीं होता, कई दफ़ा इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, कंप्यूटिंग पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो पॉपुलेशन के हैं, जो चेंज नहीं होते। कंप्यूटिंग पैरामीटर्स ऑफ पॉपुलेशन इज डिफिकल्ट और sometimes impossible. Sometimes it is difficult, sometimes it is impossible to compute parameters of population. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सैंपल के स्टैटिस्टिक मेजर कर लेते हैं, सैंपल के स्टैटिस्टिक सैंपल्स के ऊपर बिलीव करते हैं, हम कहते हैं सैंपल्स हमारे काम आते हैं। ठीक है, इसलिए सैंपल्स साथ काम करते हैं। और हम मेजर्स ऑफ स्प्रेड पढ़ेंगे और मेजर्स ऑफ सेंटर पढ़ेंगे। जो दो न्यूमेरिकल मेजर्स हम इसमें मेनली पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल मेजर्स दो टाइप्स के हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक मेजर ऑफ सेंटर है, दरमियान के, मीन। कौन कौन से होते हैं वो? मीन, ये हमने क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, क्लास 9 में मैथ्स में पढ़े हुए हैं। क्लास 9 में मैथ्स तो और किसी ने पढ़ा हुआ है ना, चाहे कोई प्री इंजीनियरिंग से है या किसी कोई प्री मेडिकल से है, सबने पढ़ा हुआ है। मीन, मीडियन और मॉड। और एक हम मेजर ऑफ स्प्रेड पढ़ेंगे। और मेजर ऑफ स्प्रेड में हम पढ़ेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सबसे ज़्यादा फेमस
मेजर्स हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेजर ऑफ सेंटर हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला मेजर ऑफ सेंटर है उसका नाम मीन है। मीन का मतलब होता है एवरेज, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं इसको, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। और इसको एवरेज भी बोलते हैं। और ये सबसे कॉमन मेजर है जो हमने अपनी ज़िंदगी में शायद सबसे पहले सीखा हो। मीन ये वो मेजर ऑफ सेंटर है, मीन, जो हमने अपनी ज़िंदगियों में सबसे पहले सीखा था। एवरेज करना, आप पता है एवरेज करते हैं जी, एवरेज करते हैं। एवरेज करना क्या होता है? जितने भी सैंपल्स हैं, जितने भी सैंपल के अंदर मेजरमेंट्स हैं, सब मेजरमेंट्स को ऐड करें, डिवाइड बाय सैंपल साइज। ये बहुत आसान है। तो हमने इसके लिए इसका जो अपना सैंपल मीन सैंपल के ऊपर भी कंप्यूट कर सकते हैं और पॉपुलेशन के ऊपर भी हो सकता है। तो इसके लिए दो मेजर्स यूज़ करते हैं, एक है एक्स बार और एक है म्यू। एक्स बार और म्यू, दो लेटर्स यूज़ करते हैं, दो लेटर्स यूज़ करते हैं। एक्स बार का मतलब है ये हमने कंप्यूट किया सैंपल के ऊपर। तुमने अच्छे बच्चे हो। एक वाईफाई का डिवाइस हमने उधर लगवा दिया है उस कमरे में, F7 में, F8 में, ठीक है। अब ये कि टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनको वहाँ से कनेक्शन मिल जाएगा। हम तो अपने डेटा कनेक्शन यूज़ करते हैं और मैं अपना डेटा यूज़ करता हूँ। ठीक हो गया। तो चलो एक बार अच्छा हो गया। अब जो लोग डेटा नहीं यूज़ करेंगे वो अपना करना चाह रहे, बेहतर है कि वो वाईफाई से, एक क्लास में है तो उसके सिग्नल्स यहाँ भी आ जाएंगे, वो आप देख लेंगे। आज शाम तक इंशाल्लाह वो मैच्योर हो जाएगा। कल वाली क्लासेस आपकी होपफुली वो जो एट द सेम टाइम ऑनलाइन भी हो रही हैं उसमें हम अपना इंटरनेट यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो एक्स बार और म्यू दो टर्म्स यूज़ करते हैं। एक्स बार यूज़ करते हैं सैंपल के लिए और म्यू यूज़ करते हैं पॉपुलेशन के लिए, जिसमें ऑल पॉसिबल सेट ऑफ मेजरमेंट्स हैं। ऑल पॉसिबल मेजरमेंट्स का सेट म्यू है, उसका मीन म्यू है, वो पॉपुलेशन है। और एक रैंडमली ड्रॉन सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन, सैंपल ऑफ मेजरमेंट्स, वो एक्स बार है, उसका मीन एक्स बार है। ठीक है। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम सैंपल मीन के थ्रू क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं? वी यूज सैंपल मीन एक्स बार टू एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन म्यू। म्यू को एस्टिमेट करना चाह रहे होते हैं, म्यू को एस्टिमेट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन म्यू को मेजर नहीं कर पाते। मेजर करना डिफरेंट चीज़ है, एस्टिमेट करना डिफरेंट चीज़ है। मेजर करने का मतलब क्या है कि आप ईच एंड एवरी मेजरमेंट जो पॉपुलेशन के अंदर है उसको आप कंसिडर करें और फिर मीन कंप्यूट करें, वो है कैलकुलेट करना। एस्टिमेट करने का क्या मतलब है? आप रैंडमली एक सैंपल पिक कर लेते हैं और आप कहते हैं कि जो इसका मीन है, इस सैंपल का मीन है, जो कैलकुलेट करना आसान है, जो इसका मीन है वही असल में पॉपुलेशन का मीन भी है। यानी एक एस्टिमेट है, एक अंदाज़ा है पॉपुलेशन के मीन का। ठीक है। तो उतना ही अच्छा होगा जितना ये रैंडम होगा।
जितना ज़्यादा ये रैंडम होगा, सैंपल रैंडमली कलेक्टेड होगा, एक जैसे नंबर्स नहीं होंगे, बल्कि जितनी भी वैरायटी पाई जाती है पॉपुलेशन में, हर वैरायटी से हम सैंपल लाए होंगे, हर वैरायटी से हम मेजरमेंट्स लाए होंगे, उतना ही सैंपल रैंडम होगा और उस सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के उतना ही क्लोज होगा। उसके बाद हमने इसके लिए एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स बार को कंप्यूट कैसे करना है। ओवर एन, ठीक है। एन क्या है? एन इज सैंपल साइज, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन योर सैंपल, सैंपल साइज, सैंपल साइज, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन दिस सैंपल। और ये समेशन का साइन हमने पढ़ा हुआ है पहले, है ना। सबको मुझे था कि मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है, हम इससे वाकिफ हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, sum of all possible values of x with subscript I, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 up to plus xn। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास x था 3 4 1 0 5 8, ठीक है। ये एक सैंपल है, इस सैंपल का नाम है सैंपल x। x1 क्या चीज़ है? x1 क्या है? ये 3 है, x2 4, x3 1, x4 0, x5 8, ठीक हो। बहुत अच्छा, सही समझ गए आप, बिल्कुल आप सही समझ गए हैं। तो मीन कंप्यूट करना अब आसान हो गया आपके लिए, है ना। मीन कंप्यूट करना तो खैर आपको पहले भी आता है, तो हमने बचपन में सीखा होगा, तो ये नई बात नहीं सीखी कोई हमने इसमें, बस ये के सिवाय एक हमने इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ लिया है। मीन कंप्यूट करना तो हमें आता है। ठीक हो गया। तो हमने मीन कंप्यूट किया था, एक हमारे पास डेटा था, फॉर एग्जांपल ये डेटा है, इसका मीन कंप्यूट करना हो तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे इसका मीन है, इसके मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? समेशन, साइन ऑफ समेशन फ्रॉम 1 to क्या लिखूं? 5, क्योंकि 5 है ना, अप टू 5, एक्स साइज डिवाइडेड बाय एन, एन है 5 इस एग्जांपल के लिए, ये जो एग्जांपल हम कर रहे हैं। तो ये बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5, और यह वैल्यूज आप पुट करके आंसर निकाल लें, ठीक है जी। इसी तरह से बर्थ वेट का एक और एग्जांपल है, हमने यहाँ पे सॉल्व की हुई है। जो बर्थ वेट्स का डेटा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसमें हमारे पास 30 न्यूबॉर्न्स के बर्थ वेट्स गिवन थे, उसमें n क्या था? 30। जो बर्थ वेट का डेटा हमने डेटा सेट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बर्थ वेट डेटा सेट, उसके अंदर हमारे पास 30 मेजरमेंट्स थी, तो सैंपल साइज हो गया 30। तो उसके लिए हम अगर उन बर्थ वेट्स का अगर हम मीन वेट कंप्यूट करना चाहें कि न्यूबॉर्न का मीन वेट क्या होता है, तो हम क्या करेंगे? 1 to 30 एक्स साइज डिवाइडेड बाय n, जो कि था 30, और हम वो सारे यहाँ पुट कर देंगे और आंसर कंप्यूट कर लेंगे। यहाँ हमने कंप्यूट करके दिखाया हुआ है। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंटर हमने पढ़ा है, उसका नाम है, सेकंड मेजर ऑफ सेंटर, उसका नाम है मीडियन। मीडियन, और मीन नहीं है, मीडियन है। मीडियन का मतलब है ये भी एक दरमियान की वैल्यू है।
तो अगर आप क्या करते हैं, आप करते हैं अरेंज, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट सबसे पहले और लार्जेस्ट सबसे आखिर में, असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद क्या करें, उसके बाद दो काम हो सकते हैं। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो फिर दो पॉसिबल काम हो सकते हैं। या क्या हो सकता है कि आपके पास n है वो ऑड हो या n इवन हो। अगर n ऑड है यानी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसा कि इस केस में थी, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 0 1 0 1 3 4 8 3 4 और 8। तो आप बड़े आराम से कह देंगे कि मीडियन इज द मिडल वैल्यू। ये तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे, ठीक है जी। यानी क्या हो गई इस केस में 3, आपने अरेंज कर लिया फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द लार्जेस्ट नंबर। और मिडिल वैल्यू क्या हो गई, जिसके दो इधर हैं दो इधर हैं, ठीक है। तो मिडिल वैल्यू हो गई 3, इस केस में 3 होगी। अगर n ऑड है ना फिर तो आसान है कंप्यूट करना, लेकिन अगर n इवन है, फिर क्या करेंगे। अगर n इवन है तो फिर क्या करना चाहिए। सपोज कर लें इसके आगे एक और नंबर लिख लेते, 0 1 3 4 8 5, ठीक है जी। अब क्या हो गया n 1 2 3 4 5 6, अब 6 नंबर्स हो गए। इवन समझते हैं ना, इवन नंबर्स क्या होते हैं 2 4 6 8 10, और होते हैं 1 3 5 7। अब मिडिल नंबर कैसे ढूंढेंगे, 4 मिडिल है, 4 तो मिडिल नहीं है। अगर 4 को मिडिल समझें, 2 इधर है 3 इधर है, मिडिल नहीं है। 3 मिडिल है, नहीं 3 को मिडिल नहीं समझ सकते, 2 इधर है 3 इधर है, फंस गए ना, फंस गए, मिडिल मिल नहीं रहा। मिडिल कैसे ढूंढे, हाँ 2 मिडल्स मिलेंगे, बिल्कुल सही है, 2 मिडल्स मिलेंगे, उन दोनों का एवरेज 3.5। तो मीडियन उस केस में फिर क्या होगा, मीडियन इज द मीन ऑफ मिडल टू वैल्यूज। क्वेश्चन, ओ रेंज करना भूल गए यार, शुक्र ठीक है ना, असल में बाद में ऐड किया तो मैं खुद भूल गया था मैं अपनी गलती सही कवर कर दी है ना, 9 लिख दिया है, अब ठीक हो गया। अच्छा हाँ बस एक आखिरी चीज पढ़ लें जो कि बहुत ही मजे की है। हाँ वो आपने सुन ली होगी पहले भी। एक बहुत ही मजे की चीज है, वो ये है कि मीन वर्सेस अपना मीडियन वर्सेस मीन इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स। हम मॉड नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स, इन दोनों में से बेहतर कौन परफॉर्म करता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट चीज़ है। जैसे डॉट प्लॉट मेरा फेवरेट है ना, उस तरह से ये भी मेरी फेवरेट चीज़ है। क्या भला कि अगर डेटा के अंदर एक आउटलायर आ जाए, यानी आउटलायर समझते हैं ना, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि अदरवाइज जो कि बाकी ऑब्जर्वेशन से यानी बाकी मेजरमेंट से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, फार अवे है, उसको आउटलायर बोलते हैं। जिस तरह भी हमने CGPAs के डेटा में देखा कि जो 0.21 था वो आउटलायर था, असल में वो 2.1 था, जो गलती से 0.21 हो गया था, तो वो आउटलायर बन गया, उसको आउटलायर बोलते हैं। अगर आउटलायर आ जाए आपके डेटा में, तो आपके ख्याल में मीन को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए या मीडियन को करना चाहिए। मॉड तो पढ़ा ही नहीं अभी हमने, मॉड हम पढ़ लेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। आप बस मुझे ये बता दें कि अगर कोई आउटलायर आ जाए किसी डेटा में, इस डेटा में कोई आउटलायर आ जाए, तो किसको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, मीन को या मीडियन को।
मीडियन को बेहतर करना, क्यों, कैसे? क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू ओड है तो उसका हम सिर्फ मिड लेंगे, फर्स्टली अरेंज करके उसका मिड लेंगे। इसी तरह अगर वैल्यू इवन है तो उसको भी हम अरेंज करके दो वैल्यू लेंगे तो यहाँ उसका भी आएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। मीडियन एक बेहतर मेजर है, मीडियन एक बेहतर मेजर है इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स। उसके लिए हमने ये एग्जांपल सॉल्व की है। एक बात तो तय है कि मीडियन इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर, in the presence of outliers, median is a better measure than mean. उसके लिए हमने एक एग्जांपल आपके लिए सॉल्व की थी, वो मैंने एग्जांपल अपने रिकॉर्डेड लेक्चर में भी बताई हुई है। अगर कोई आउटलायर आ जाए तो कौन सा बेहतर परफॉर्म करता है, मीडियन और मीन। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक मैंने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। एक में हमने लिखा हुआ है डेटा, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है मीन, और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है मीडियन। ठीक है, इसमें मैंने पहले एक डेटा दिया हुआ है 2 9 1 तो 11 5 6। इसको डेटा के बजाय सैंपल भी लिख सकते हैं। ये एक सैंपल है जो हमने कहीं से लिया है, 2 9 11 5 6, ये एक सैंपल है। ठीक है, इसका मीन हमने कंप्यूट किया हुआ है, वो है 6.6। मीन कैसे कंप्यूट हुआ होगा, इन सबको ऐड किया होगा, डिवाइड बाय 5 कर दिया, 5 कर दिया होगा, डिवाइड बाय 5 कर दिया होगा। 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करें, आंसर आ जाता है 6.6। इसका मीडियन क्या होगा, इनको अरेंज कर लेते हैं, 2 5 6 9 11, 6 बन जाता है, 6 इनका। ठीक है जी, अब अरेंज करते हैं तो 6 मिडल में आ गया। सही है, मीडियन समझ आ गया, चलो गुड। अच्छा, उसके बाद हमने ये किया कि हमने इसी डेटा में एक आउटलायर इंट्रोड्यूस करा दिया जो कि है 27। अगर डॉट प्लॉट बना के देखें ना तो ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, तो आपके नंबर्स ऐसे होंगे। अगर डॉट प्लॉट बना के देखें, मेरा फेवरेट प्लॉट, तो 2 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, 11 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, और 27 यहाँ होगा। साफ पता लग रहा है कि ये आउटलायर है, साफ पता लगता है कि ये आउटलायर है। तो ये 7 क्या है, आउटलायर है। हम क्या चाह रहे हैं, हम अब इसका मीन और मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ये देखने के लिए हमने एक आउटलायर इंट्रोड्यूस करा दिया अपने डेटा में और हम ये देखना चाहते हैं कि आउटलायर, इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर, इनमें से कौन बेहतर काम करता है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर इन दोनों में से कौन बेहतर काम करता है। क्या करें, 2 9 11 5 6 27, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6 करें तो आंसर आता है 10, यानी इनका एवरेज हो गया, यानी इनका मीन हो गया 10। और अगर आप इनका मीडियन कंप्यूट करें वो होगा 2 5 6 9 11 और 27। इन दोनों का हाफ वे, 6 और 9 का हाफ वे क्या होता है, 7.5। इन दोनों का मिड वे हो गया 7.5। तो मीन कितना चेंज हो गया, 6.6 से 10 कितना चेंज हुआ, बाय 3.6 है ना, और ये कितना हुआ, बाय 1.5 ओनली। तो डिफरेंस कितना हो गया,
3.6 और 1.5। तो आउटलायर इंट्रोड्यूस करवाने से कौन सा मेजर ज़्यादा स्टेबल रहा? मीडियन ज़्यादा स्टेबल है। आउटलायर की परफॉर्मेंस में मीडियन, आउटलायर की प्रेजेंस में मीडियन ज़्यादा स्टेबल मेजर है। तो अगर हमारे पास और इसी की एक एक्सटेंशन है कि अगर हमारे पास स्क्यूड डेटा हो तो कौन सा मेजर बेहतर है? यानी इस तरह का डेटा है, स्क्यूड टू द राइट डेटा है, स्क्यूड टू द राइट डेटा है, हाँ जी 3.4 होगा, 6 लिख दिया गलती से, 4 होगा। या हमारे पास स्क्यूड टू द लेफ्ट डेटा है, इन दोनों टाइप्स के डेटा में मीन अच्छा मेजर होगा या मॉड अच्छा, मीन अच्छा मेजर होगा या मीडियन अच्छा मेजर होगा? मीन अच्छा मेजर है। कैसे? एवरेज निकलेगी। अगर हम मीडियन को देखते हैं रेंज करने के बाद वो जो है मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान ही वो शो करेगा या मिनिमम वैल्यू के दरमियान शो करेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो स्क्यूड है ना, असल में ये क्यों स्क्यू है? ये क्यों स्क्यू है? क्योंकि कुछ डेटा सैंपल्स यहाँ पे हैं। अगर ये डेटा सैंपल ज्यादा होते तो इसकी हाइट ज्यादा होती ना। स्क्यू होने का मतलब ये थोड़े डेटा सैंपल्स हैं, ज्यादा कहाँ हैं? ज्यादा यहाँ पर हैं, थोड़े यहाँ पर हैं, तो ये तकरीबन आउटलायर ही हुए ना। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसकी ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है, ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है। कोई बंदा कहे जिसका मीन यहाँ है या इसका मेजर ऑफ सेंटर ये है, ये गलत होगा। इसका मेजर ऑफ सेंटर ये ठीक होगा। ये कौन देगा? ये मीडियन देगा। मीन तो इधर को शिफ्ट हो जाएगा। हमने देखा ना कि इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर क्या हुआ कि मीन तो शिफ्ट कर जाता है। ये देखें, हमने एक आउटलायर इंट्रोड्यूस किया था 27, मीन 3.4 शिफ्ट कर गया, जबकि मीडियन ने बहुत थोड़ा शिफ्ट किया। मीडियन ज़्यादा स्टेबल मेजर है इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स। तो किसी भी स्क्यूड ग्राफ के अंदर जो स्क्यूड पोर्शन है वो स्क्यूड होता क्यों है? वो इसलिए आउटलायर्स की वजह से होता है। तो ये आउटलायर्स ही हैं, ये भी आउटलायर्स हैं और ये भी आउटलायर्स हैं, ये सब आउटलायर्स हैं। इसी की वजह से डेटा स्क्यू हो जाता है और यही रीज़न है कि स्क्यू डेटा के लिए मीडियन ज़्यादा अच्छा मेजर है कंपेयर टू मीन। अच्छा, तो ये इस लेक्चर में एक आखिरी मॉड रह गई है। मॉड जो होती है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू है। दो बातें इसके बारे में मैंने सिर्फ बताई हुई हैं। एक मैंने बताया हुआ है कि मॉडल क्लास क्या होती है और एक मॉड क्या होता है। 1 मिनट लगेगा, बता देता हूँ। मॉडल क्लास ये होती है कि जैसे आपने एक हिस्टोग्राम बनाया हुआ है, जैसे आपने एक सिमेट्रिक हिस्टोग्राम बनाया है, मॉड जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू है। और ताकि ये लेक्चर ख़त्म हो जाए ना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। मॉड का मतलब है किसी भी डेटा में, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास ये एक हिस्टोग्राम है, ये वाली अगर बिन देखें, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है ना, इस बिन की हाइट सबसे ज़्यादा है। इसको बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास या मॉडल बिन। ये मॉडल MODEL वाला मॉडल नहीं है, ये पीक वाला मॉडल है, MODEL, मॉडल क्लास या मॉडल बिन, ठीक है। और इसकी जो लोअर लिमिट है और जो इसकी अपर लिमिट है, उन दोनों का एवरेज मॉड होता है। ठीक है। किसी भी हिस्टोग्राम में जो आपकी पीक है, पीक वाली जो बिन है, जो क्लास है,
हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हर बिन की एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। ये लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है, आप भूल गए पढ़ के, लेकिन मुझे याद है। तो जो मॉडल क्लास की लोअर और अपर लिमिट है उसको इसको MC भी लिख दूं ऊपर, लोअर लिमिट ऑफ MC, अपर लिमिट ऑफ MC। इसका क्या मतलब होगा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, किसी और क्लास की नहीं, हर क्लास की नहीं, मॉडल क्लास की। इन दोनों का एवरेज मॉड है, ठीक है। अगर डेटा में आपके पास रॉ डेटा गिवन है तो आप ये देख लेते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा अकर हुआ है, तो वो उसका मॉड है। और कोई क्वेश्चन? यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 13 तक। तो अब आगे हमने पढ़ना है 14th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे सैंपल और पॉपुलेशन के लिए। और मैंने कुछ पाइथन सिमुलेशंस भी बनाई हैं, पता नहीं आपने रन करके देखी है नहीं, हम चलेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, आगे वहां तक पहुंचेंगे तो मैं वो डिस्कस करूंगा। कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, तो कम से कम एक क्वेश्चन, इससे पहले कि हम लेक्चर खत्म करें, एटलीस्ट वन क्वेश्चन। हाँ जी। इसमें लोअर लिमिट एक से ज्यादा हो जाए, यानी कि ये नहीं है कि मल्टी मॉडल हो, मल्टी मॉडल हो तो दो मोड्स हो सकते हैं, दो मोड्स होते हैं, लेकिन मोड आमतौर पे हम उसी के लिए कंप्यूट करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर ये एक मल्टी मॉडल हिस्टोग्राम होता तो फिर अब तो हम मुश्किल में पड़ गए थे ना, फिर क्या करते? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त ने। क्या नाम है आपका? खुजैमा। खुजैमा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और इनका क्वेश्चन हम पूछ के आंसर करके फिर हम क्लास खत्म करते हैं। इन्होंने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि अगर हिस्टोग्राम कुछ ऐसा होता, इस हिस्टोग्राम में और इस हिस्टोग्राम में क्या फर्क है? इसमें दो मॉड्स हैं। ऐसे डेटा के लिए मॉड एक अच्छा मेजर नहीं है, ऐसे डेटा के लिए मॉड एक अच्छा मेजर नहीं है। मॉड is a good measure for large amount of data. Mod is a, मैंने लिखा हुआ है अपने नोट्स में, is a good measure if n is large, sample size is large। और जब सैंपल साइज लार्ज होगा तो बाय मॉडल डेटा नहीं बनेगा, यूनी मॉडल नहीं बनेगा। बाय मॉडल तब बनेगा जब डेटा स्मॉल होगा। तो स्मॉल डेटा के लिए जिसमें बाय मॉडल डेटा हो जाए, दो मॉड्स हो जाएं या तीन मॉड्स हो जाएं, उसके लिए मॉड एक अच्छा मेजर नहीं है। मॉड लार्ज डेटा के लिए अच्छा मेजर है, जिसमें दो मॉड्स बनते ही नहीं है, दो मॉडल क्लासेस बनती नहीं है, एक ही बनती है। ठीक है, और भी क्वेश्चन? गुड क्वेश्चन। ये मैंने आखिरी पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है नोट्स में, मेरे क्लास लेक्चर के। आपके PDF नोट्स से मैं सेंड करता हूँ, ये पढ़ते हैं? ये जरूर पढ़ा करें, यही मेरा लेक्चर होता है जो मैं यहाँ बोलता हूँ, इसको आप जरूर पढ़ के आया करें। मैंने इनको ऐसे अरेंज किया हुआ है अपने पास स्टेपल करके, आप इनको प्रिंट करके अरेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, प्रिंट करके अरेंज कर सकते हैं। अच्छे है ना ये, इससे ये बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। ये मेरा लेक्चर है जो मैं प्रिपेयर करता हूँ और उसी के ऊपर मैं बोलता हूँ, ठीक है। ये मतलब काइंड ऑफ नोट्स हैं। जी जनाब, क्वेश्चन? ऊंचा बोलें जरा। मीडियन, उससे पहले मैं ये बता चुका था यहाँ पर कि इन द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स मीडियन एक अच्छा मेजर है कंपेयर टू मीन। फिर मैंने ये बताया था कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो जो स्क्यूड टू द लेफ्ट हो या स्क्यूड टू द राइट हो, उसके लिए भी मीडियन एक अच्छा मेजर है। तो मेरे दोस्त ने पूछा था कि जी क्यों अच्छा मेजर है? मैंने उससे कहा देखें, ज्यादा डेटा तो यहाँ एग्जिस्ट करता है ना, तो डेटा का सेंटर भी यही होना चाहिए। अगर ज्यादा डेटा यहाँ एग्जिस्ट करता हो और कोई कहे कि जी सेंटर यहाँ है, तो मैं कहूँगा नहीं, ये गलत बात कर रहे हो, सेंटर यहाँ नहीं है, सेंटर यहाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हाइट कम है तो इसका मतलब है यहाँ पर डेटा भी थोड़ा है, तो मैं इसके बारे में एज्यूम कर सकता हूँ कि ये आउटलायर्स हैं, ठीक है। तो मेरे मीन को यहाँ कहीं नहीं होना चाहिए, यानी सेंटर को यहाँ नहीं होना चाहिए। कोई पूछे डेटा का सेंटर कहाँ है, हम कहेंगे डेटा का सेंटर यहाँ है, ये तो आउटलायर्स हैं। तो इसलिए मीडियन, अगर आप इस डेटा के ऊपर मीडियन कंप्यूट करेंगे वो यहाँ कहीं आएगा, अगर मीन कंप्यूट करेंगे वो इधर को शिफ्ट हो चुका होगा।
अगर ऐसा डेटा होगा ना, ऐसा डेटा के ऊपर, ऐसे डेटा के ऊपर मीडियन अगर यहाँ हुआ तो मीन यहाँ होगा। अब आप बताएंगे मीडियन अच्छा मेजर हुआ या मीन अच्छा मेजर हुआ? मीडियन अच्छा हुआ ना इसके लिए। अच्छा, और अगर आप ये करके देख लीजिएगा, ऐसा डेटा घर जाके जनरेट कर लें और इस डेटा के लिए मीडियन यहाँ कहीं होगा और मीन यहाँ होगा। अब आप बताएंगे मीडियन ज़्यादा अच्छा मेजर हुआ या मीन ज़्यादा अच्छा? तो ऐसा डेटा के लिए मीडियन ज़्यादा अच्छा मेजर हुआ, जो कि स्क्यू टू द लेफ्ट या स्क्यू टू द राइट है, या डेटा के अंदर आउटलायर्स पाए जाते हैं। जनाब क्वेश्चन सीआर साहब, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? 3 अटेंडीज रह गए हमारे पास।